आज मैं आपको 2 खौफनाक भूतिया कहानियां सुनाने वाली हूँ। पहले हम एक भूतिया कहानी सुनते हैं। ये सुनते सुनते हम सब उस खौफनाक दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद दूसरी कहानी मैं होली फेस्टिवल से जुड़ी भूतिया कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जंगल की वो रात, घोर काली अंधियारी रात, दूर दूर तक रोशनी का बिंदु तक नजर नहीं आ रहा था। रात मानो काले सागर सी चारों ओर लहरा रही हो। उस पर साए साए करती हवा का शोर और शोर से खड़कते सूखे पत्ते बदन में कपकपी पैदा कर रहे थे। हर कदम पर खौफ और जान का खतरा बरकरार था। मन कोस रहा था उस पल को जब वो कॉल याद आया था कि जल्दी मुझसे मिलने आ जाओ, कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। उत्सुकता भी लालच से कम नहीं होती। हम निकल पड़ते हैं बिना सोचे समझे, महज ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। भले ही खोदो पहाड़ निकले चोहिया, पर हम तो ऐसे मशक्कत करने लगते हैं जैसे किसी ने खजाने का पता बता दिया हो। पर आज यदि आकाशवाणी भी मुझसे कहे कि इस घने जंगल में खजाना गड़ा हुआ है, तो भी मैं कहूँगा कि कृपया खजाना बताने के बजाय यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता दो। मन को स्थिर करने के लिए हास्य, विनोद, तर्क वितर्क सब व्यर्थ लग रहे थे। बस एक रस से मन भर रहा था, और वो है भयानक रस। जहन में डरावनी आवाजों का शोर सुनाई दे रहा था, जो वास्तव में आ ही नहीं रही थी। मन जब भयभीत होता है तभी सारी भूतिया फिल्मों के सीन याद आने लगते हैं, जो मन को और अधिक खौफजदा कर देते हैं। मैं अपनी उधेड़ बुन में बेतहाशा भागे जा रहा था, तभी मुझसे कुछ टकराया। मैं जोर से चीख पड़ा। कुछ तो था, शायद कोई जानवर या फिर भूत। भूत के ख्याल से ही मेरे दौड़ने की गति तेज हो गई, मानो पैर में पहिए लग गए। बिना मंजिल और रास्तों के यहाँ वहाँ भटकता हुआ मैं बहुत थक गया। अंधेरे में कुछ सूझ भी नहीं रहा था। मैं एक बड़े से पेड़ के तने से टिक कर बैठ गया। मैंने बैग से पानी की बोतल निकाली। पानी खत्म हो गया था। बोतल के पैंदे में चुल्लू भर पानी बचा होगा। विचार तो आया कि इसी में डूबकर मर जाना चाहिए। इस खतरनाक जंगल में भूतों के हाथों से मरने से तो अच्छा ही है। पर इंसान आखिरी सांस तक भी जीने की चाह कहाँ छोड़ता है। मैंने बोतल में बचे 1-2 घूंट पानी को पीकर ही अपनी प्यास बुझाई। मोबाइल की बैटरी भी डाउन थी। पता होता ऐसी मुसीबत में फंस जाऊंगा तो कभी गाने नहीं सुनता। मोबाइल की मध्यम रोशनी में मुझे अपने सामने कुछ दिखा। लगा जैसे कोई उल्टा लटका हुआ है और जिसके बाल जमीन को छू रहे हैं। जान हलक में आ गई। मैंने कसकर अपनी आंखें मीच ली। भगवान को ना मानने वाला मैं तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और हिम्मत भी आ गई। मैंने आंखें खोली। मोबाइल की मध्यम रोशनी में सामने देखा तो बरगद की जड़ हवा में लहराती हुई दिखाई दी। जान में जान आ गई। मैंने राहत की सांस ली। राहत कुछ ही पल का था। मैंने देखा दूर 2 चमकीली आंखें मुझे देख रही है। बस आंखें ही दिखाई दे रही थी। ये पहचान पाना मुश्किल था कि ये आंखें इंसान की है या हैवान की। बड़ी भयानक आंखें लग रही थी। मैं पैर को सिर पर रखकर वहां से भागा। अब भी लग रहा था कि वो आंखें मुझे ही घूर रही है। दौड़ते दौड़ते मैं कुएं के पास पहुंच गया। लगातार भागने के कारण प्यास से गला सूख गया था। कुएं में पानी है ये पता करने के लिए मैंने कुएं में पत्थर फेंक कर देखा। पत्थर के नीचे गिरते ही छपाक की आवाज आई। कुएं में पानी तो था, पर पानी निकालने का साधन नहीं था। अमावस होने के कारण आसमान में चंद्रमा भी नहीं था कि जिसकी रोशनी में कुछ देख सकूं। मैं कुएं की मेड़ के पास खड़ा होकर हाथ से टटोलकर बाल्टी या रस्सी ढूंढ रहा था। तभी मेरे हाथ में मोटी सी रस्सी आई। मैंने तुरंत रस्सी को कसकर पकड़ लिया और खींचने लगा। मैं रस्सी खींचता रहा पर बाल्टी ऊपर नहीं आई। माजरा क्या है?
ये जानने के लिए मैं कुएं में झांकने लगा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जोर से चिल्लाया। मेरे हाथ से रस्सी छूट गई। मेरी आवाज कुएं में गूंजने लगी, जो बड़ी भयानक लग रही थी। मैंने पलट कर देखा तो छोटी सी चिमनी हाथ में लिए एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। उसका पहनावा बंजारों जैसा था और चेहरे पर गुदने के निशान थे। मुझे लगा ये कोई प्रेतात्मा है जो कुएं की रखवाली करती होगी, पर मेरा अनुमान गलत साबित हुआ। वो बोली, साहब, रौनक बाबू तो शहर से बाहर गए हैं। आपकी बस बहुत देरी से आई। मैं आपको लेने बस स्टैंड गई थी, पर बहुत देर इंतजार करने के बाद भी बस नहीं आई, तो मैं जंगल में लकड़ियां लेने चली आई। मैंने हैरत से पूछा, पर मेरी तो रौनक से कल ही बात हुई थी, अचानक शहर क्यों चला गया वो? वो अचकचाते हुए बोली, मालूम नहीं साहब। तुम कौन हो? मैंने अगला सवाल दागा। हम रौनक बाबू के यहाँ काम करता साहब। ये कहकर उसने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठा लिया और जाने लगी। मैं बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने उससे कहा, क्या यहाँ हमेशा ऐसा ही अंधेरा रहता है? हाँ साहब, यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है ना, पर आप चिंता मत कीजिए, आपके खाने पीने का इंतजाम मैं कर दूंगी। रौनक कुछ कहकर गया है, कब तक आएगा? मैंने पूछा। नहीं साहब, वो तो कभी कुछ बताकर नहीं जाते, वो बोली। उस महिला की बात सुनकर मुझे रौनक पर बहुत गुस्सा आया। आप चिंता ना करें साहब, रौनक बाबू जल्दी ही आ जाएंगे, वो मुझे दिलासा देते हुए बोली। हुंकार में उत्तर देकर मैं चुपचाप उस महिला के पीछे चलता रहा। थकान से अब मेरे मन ने सोचना भी बंद कर दिया था। कुछ ही देर बाद हम एक जर्जर से मकान के सामने पहुंच गए। सिर से लकड़ियों का गट्ठर गिराकर वो महिला बोली, लो साहब, आ गया घर। आप मुंह हाथ धोकर आराम करो, तब तक मैं आपके लिए खाना पका देती हूँ। मैं भूत बना उस खंडर जैसे घर को देखने लगा। क्या सच में रौनक यहाँ रहता है? कैसी भयानक जगह है। खिड़कियाँ टूटी हुई है, दरवाजे पर दरारें इतनी ज्यादा है कि दरवाजे का होना ना होना एक बराबर है। आसपास सिर्फ घना जंगल है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे विचारों में खोया देख वो महिला रसोई घर से चिल्लाकर बोली, अरे साहब, कहाँ खो गए? यहाँ आपके शहर जैसे मकान नहीं मिलेंगे। जंगल में ये जगह मिल गई वही बहुत है, वरना पहले तो रौनक बाबू तंबू लगाकर रहते थे। ये घर किसका है? मैंने तेज आवाज में पूछा। पता नहीं साहब, बहुत समय से खाली पड़ा हुआ था। मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने आती हूँ तो अक्सर इधर से ही निकलती हूँ। ये घर रौनक बाबू को मैंने ही बताया था। इसी बात से खुश होकर उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। मैं अब सीआईडी का एसीपी प्रद्युमन बन गया था और उस महिला से सवाल खोद खोद कर पूछने लगा, तुम कहाँ रहती हो? मेरे सवाल पर वो कुछ देर तो चुप रही, फिर बोली, साहब, मैं तो बस्ती में रहती हूँ। मैंने घर की ओर कदम बढ़ाते हुए अगला सवाल किया, तुमने रौनक को अपनी बस्ती में घर क्यों नहीं बताया? बताया था साहब, पर वो बोले कि मेरा काम इन जंगलों में ही है, इसीलिए यहीं रहता हूँ। उसकी आवाज सामान्य ही थी। अब मुझे उसकी बात पर यकीन हो गया। आश्वस्त होकर मैं मकान के अंदर आ गया। रसोई घर के ठीक सामने एक कमरा था, जहाँ से लालटेन की मध्यम रोशनी आ रही थी। मैं उसी कमरे के अंदर चला गया। कमरा साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। मैंने अपना बैग रखा और सामने दीवार से लगे पलंग पर बैठ गया। अचानक रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज आई। मैंने कमरे में बैठे हुए ही पूछा, सब ठीक तो है ना? उधर से कोई जवाब नहीं आया। मन फिर आशंका से घिरने लगा। मैं उठा और रसोई घर की ओर जाने लगा तो कमरे की खिड़की के बाहर लालटेन की मंद रोशनी में एक साया दिखाई दिया।
मैं ठिठक गया। साया अचानक पलक झपकते ही ओझल हो गया। मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया। चित्रलिखित सा मैं जस का तस खड़ा रहा। दूर जंगल से सियार के रोने की आवाजें आने लगी। एक साथ कई सियार के रोने की आवाज बड़ी भयंकर लग रही थी। चारों तरफ घना जंगल, साय साय करती हवा और झिंगुर का शोर मन में दहशत पैदा कर रहा था। खिड़कियों के टूटे हुए पलड़े हवा के झोंकों के साथ चरमराहट की आवाज करते हुए कभी बंद हो जाते तो कभी खुल जाते। मैं खिड़की की ओर गया और टूटी हुई खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मेरी गिग्गी बंद गई। हिम्मत करके मैं जैसे ही पलटा तो चीख पड़ा, अरे साहब, हम हैं। माचिस की तीली खत्म हो गई है, आपके पास माचिस है क्या? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने कांपते हाथों से अपनी जीन्स की दोनों जेब टटोली। एक जेब में लाइटर मिल गया। लाइटर देते हुए मैंने उस महिला से कहा, माचिस नहीं है, इसी से काम चला लो। हो साहेब। लाइटर लेकर वो महिला कमरे से बाहर चली गई। मैं फिर से वीरान जंगल को देखने लगा। जंगल के दानवाकार पेड़ भयानक लग रहे थे। तभी मेरी निगाह बरगद के एक पेड़ पर पड़ी। कुछ था वहां। मैं कमरे से बाहर निकला और पेड़ की तरफ तेज गति से आगे बढ़ने लगा। अंधेरा इतना ज्यादा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। उस पेड़ पर वो सफेद रंग की लहराती आकृति क्या थी? ये सब कुछ जिसके साथ हो रहा है, दरअसल उसका नाम समर है। समर को भूत प्रेत पर जरा भी विश्वास नहीं था। वो एक क्राइम रिपोर्टर है, इसीलिए हर घटना को वो ऐसे देखता है जैसे किसी अपराधी के विषय में जानकारी जुटा रहा हो। वो बेखौफ आगे बढ़ता जा रहा था और अपने दोस्त रौनक से यहाँ मिलने आया था। चलिए अब कहानी में आगे क्या होता है सुनते हैं। वो बरगद के पेड़ के पास खड़ा हो गया। आसपास के ही किसी पेड़ से उल्लू की आवाजें आ रही थी। तभी समर के कान में किसी ने उसका नाम पुकारा, समर, समर। गर्दन घुमाकर समर ने जैसे ही मुड़कर देखना चाहा, एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। अचानक हुए इस प्रहार से वो तिलमिला उठा। गाल को सहलाता हुआ वो चारों तरफ घूम गया। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। अब तक हर घटना को विज्ञान से जोड़ने वाला समर आज न जाने क्यों अपनी दादी द्वारा सुनाए भूतों के किस्सों पर उसे यकीन होने लगा। पसीने की बूंदें उसके माथे पर झलक आई। उसने घर लौटना ही उचित समझा। वो घर की ओर जाने के लिए 2-4 कदम चला ही था कि उसके गले में एक फंदा कसने लगा और फिर एक तेज झटके से उसे किसी ने ऊपर खींच लिया। वो हाथ पैर चलाता हुआ बरगद के पेड़ की जड़ से बंधा हुआ हवा में झूल रहा था। जड़ उसके गले को कसती जा रही थी, मानो अजगर अपने शिकार को जकड़ रहा हो। अचानक जड़ की पकड़ ढीली हो गई और समर धड़ाम से नीचे गिर गया। खांसता हुआ वो हौले से खड़ा हुआ। बरगद की सभी जड़ें लहरा रही थी, मानो शैतान के आने की खुशी में नाच रही हो। समर बदहवास सा वहां से भाग गया। भागता हुआ वो अचानक ऐसे रुक गया जैसे तेज स्पीड से आती गाड़ी में अचानक ब्रेक लग गए। सामने का मंजर देखकर समर की हवाइयां उड़ गई। जिस कुएं के पास उसे वो अधेड़ उम्र की महिला मिली थी, उसी कुएं की मुंडेर पर सफेद चेहरे और धसी हुई बिना पुतली वाली आंखों की वो औरत चल रही थी। दूध से सफेद चेहरे पर हरे रंग के गुदने के निशान उसके चेहरे को और अधिक भयानक बना रहे थे। समर की हालत पतली हो गई। वो पत्थर की मूर्ति बना उस महिला को आंखें फाड़े देखता रहा। कनपट्टी से रिसती हुई पसीने की धार गले तक आ गई। उस महिला ने समर को देखा।
और बत्ती सी दिखाकर जोर जोर से हंसने लगी। उसके दांत और मुंह ऐसे लग रहे थे जैसे अभी किसी का खून पीकर आई है। उस महिला ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। जैसे जैसे हाथ आगे बढ़ता उसकी लंबाई भी बढ़ती जाती। हाथ समर के गले तक आया। समर हिल पाने में भी असमर्थ था, जैसे वो जम गया हो, जैसे किसी ने उसे कसकर बांध दिया हो। हाथ गले तक आया, लेकिन गले के पास आते ही हाथ ऐसे थर्राया जैसे बिजली का झटका लग गया हो। हाथ तेजी से पीछे चला गया और उसी के साथ वो आकृति भी जो कुएं की मुंडेर पर खड़ी थी। समर अचरज में पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सारे बंधन खोल दिए। उसने अपने दोनों हाथों को गर्दन पर लगाया तो उसके हाथ में बजरंगबली के मंदिर का धागा आया, जिसे उसकी माँ ने ये कहकर पहनाया था कि बेटा, भले तू भगवान को नहीं मानता, पर फिर भी उनके लिए सब उनकी संतान ही है। कभी तो किसी मुसीबत में होगा तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। राहत की सांस लेकर आंखें बंद करके समर ने पूर्ण आस्था से भगवान को धन्यवाद दिया। आज वो भूत और भगवान दोनों में यकीन कर रहा था। उस औरत को इस तरह देखकर अब घर जाना समर को ठीक नहीं लगा। कैसे भी करके इस जंगल से निकल जाऊं या फिर ये काली खौफनाक रात बीत जाए। समर के ये दो ही मुख्य लक्ष्य थे। समर को गले में पड़ी सोने की चेन से कीमती वो सूत का धागा लग रहा था, जिसकी वजह से वो इस भयावह जंगल में अब तक जिंदा खड़ा है। उसी के भरोसे उसे ये विश्वास था कि वो इस जंगल से सुरक्षित निकल जाएगा। अचानक समर को रौनक का ख्याल आया। वो बातों को रिकॉल करने लगा। मेरी रौनक से कल रात को बात हुई थी। उसने मुझे बताया था कि सुबह जल्दी निकल जाना, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही बस आती है। मैंने जब रौनक से वापसी के साधन का पूछा था, तब उसने बताया था कि जो बस आती है वही रात को मुसाफिरों को लेकर वापस शहर लौट जाती है। इस हिसाब से तो रौनक शहर उसी बस से जाता जिससे मैं आया था। इसका मतलब रौनक शहर गया ही नहीं, वो यहीं कहीं है। रौनक की तलाश अब समर का नया लक्ष्य था। रौनक की खोज करने से पहले मुझे उसी मकान में वापस जाना होगा। हो सकता है वहाँ से कुछ सुराग मिल जाए। समर बुदबुदाते हुए बोला। समर डरते सहमते घर की तरफ चल पड़ा। पगडंडी पर चलते समय वो ये सोचकर कांप गया कि इसी रास्ते से वो कुछ देर पहले उस भयानक औरत के साथ आया था। क्या वो वाकई एक भूत है? अगर हाँ, तो वो अब क्यों नजर नहीं आ रही? क्या वो उसी जर्जर मकान में रहती है या उस कुएं में? ऐसे न जाने कितने सवाल समर के मन में किसी अबूझ पहेली की तरह चल रहे थे। मन केपीसी हो गया था, जहाँ सिर्फ प्रश्नों की बौछारें हो रही थी। उत्तर ना मिलने पर मानो लाइफलाइन खत्म हो जाएगी। सोच विचार करते कब रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। समर एक बार फिर से उसी जर्जर मकान के बाहर खड़ा था। इस बार वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो चुपचाप घर के बाहर खड़ा घर को देख रहा था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। रात और गहरा गई थी। घर में जल रहे लालटेन बुझ गए थे। चारों ओर गुप्त अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर मन को मजबूत करके समर ने घर में प्रवेश किया। वो सबसे पहले रसोई घर में दाखिल हुआ। चूल्हे में अब भी गरम नारंगी अंगारे दहक रहे थे। चूल्हे पर रखी हांडी से समर ने ढक्कन हटाया तो गर्म भाप के साथ चावल की खुशबू आई। चूल्हे के पास लाइटर रखा हुआ था। समर ने लाइटर उठाया और उसे जलाया। मंद रोशनी में उसे दीवार पर टंगा हुआ लालटेन दिखाई दिया। समर लालटेन के पास गया और उसे जला दिया। समर ने लालटेन लिया और घर का मुआयना करने लगा। घर में रौनक के कई सारे सामान मिले। एक डायरी भी थी जिसकी लास्ट एंट्री आज सुबह की थी। रौनक ने लिखा था, आज की उपलब्धि का जश्न अपने अजीज दोस्त के साथ। इसका अर्थ ये है
कि सुबह तक रौनक यहीं था। उसकी ऐसी क्या उपलब्धि थी जिसे वो मुझे बताना चाहता था? उसके गायब होने के पीछे कोई साजिश तो नहीं? रौनक जंगल की जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहा है। वो जंगलों में उगने वाली जंगली पौधों से मिलने वाली दवाई के बारे में एक बार बोला भी था कि उसे संजीवनी मिल गई है और ये रिसर्च तहलका मचा देगी। कहीं ये वही उपलब्धि तो नहीं है? पर इससे किसी और को क्या समस्या होगी? ऐसे अनेक प्रश्न चक्र की तरह समर के मन में घूम रहे थे। अपने होठों पर उंगली रखे विचार की मुद्रा में समर ने खिड़की की तरफ देखा तो वो चौंक गया। एक जोड़ी आंखें खिड़की की दरार से उसे ही देख रही थी। डर के कारण समर के हाथ से लालटेन छूट गया। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। लाइटर जलाकर समर खिड़की की तरफ बढ़ता हुआ चिल्लाकर बोला, कौन है उस तरफ? वो खिड़की के पास पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वही सफेद धसी हुई आंखों वाला चेहरा उसके ठीक सामने था। समर के हाथ से लाइटर छूट गया। बाहर से कौवे के कर्कश काव काव की आवाजें आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सैकड़ों कौवे एक साथ चिल्ला रहे हो। अचानक एक कौवा खिड़की से होता हुआ कमरे के अंदर आ गया। कौवे से बचने के लिए समर झट से बैठ गया। उसने हाथ से टटोलकर लाइटर उठाया। लाइटर की रोशनी से देखा तो ना ही वहां वो भयानक औरत थी और ना ही कौवा। वो खड़ा हुआ और तेजी से कमरे के कोने में रखे लालटेन की ओर गया। उसने लाइटर से लालटेन जलाया तो देखा लालटेन जिस जर्जर सी लकड़ी के मेज पर रखा था उसके नीचे एक छोटा दरवाजा था। उसने तुरंत उस मेज को उठाकर दूसरी जगह रखा और दरवाजा खोल दिया। वहां सीढ़ियां थी। समर ने लालटेन लिया और सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। ये तहखाना जरूर बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाएगा, ऐसा सोचकर समर तेज कदमों से सीढ़ी उतरने लगा। वो 2-4 सीढ़ी उतरा ही था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और लुढ़कता हुआ वो तहखाने के फर्श पर आ गया। लालटेन का कांच टूट गया और उससे कैरोसिन रिसकर फर्श पर फैल गया। तहखाने में घुप अंधेरा हो गया। समर ने खड़े होने की कोशिश की तो वो दर्द से करार उठा। उसके पैर की नस चढ़ गई थी। वो रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। हाथों के सहारे आगे बढ़ते हुए उसका हाथ किसी चीज से स्पर्श हुआ, जैसे उसका शरीर ठंडा पड़ गया हो। समर का दिमाग सुन्न होने लगा। अनेक अनुमान उसके जहन में दौड़ने लगे। लाश? डर से कांपते होठों से वो बड़बड़ाया, कहीं रौनक की ही लाश तो नहीं है? इस विचार से ही वो सहम गया। उसने हड़बड़ी में लाइटर निकाला और उसकी रोशनी उस तरफ डाली जहां पर वो लाश पड़ी थी। जैसे ही लाश के मुंह पर रोशनी पड़ी, समर उसका चेहरा देखकर चौंक गया। ये वही औरत थी। सफेद झक चेहरा, अंदर धसी हुई खुली आंखें और वही गुदने के हरे निशान। समर रेंगता हुआ डर से पीछे हटा तो एक बार फिर किसी चीज से टकराया। समर को लगा अब उसकी मौत ही उसके सिर पर खड़ी है। वो पीछे मुड़ा। रौनक? कुर्सी से बंधा हुआ रौनक था। वो जिंदा है या बेहोश, ये देखने के लिए समर कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा हुआ। उसने रौनक की नाक के पास अपनी उंगली लगाई। सांसें चल रही थी। तुरंत रौनक की रस्सी छुड़ाकर समर ने रौनक को झकझोरा। रौनक ने धीमे से आंखें खोली। सामने समर को देखकर रौनक ने उसे गले से लगा लिया। मैंने इसे नहीं मारा समर। रौनक ने समर से ऐसे कहा जैसे वो अदालत में जज से अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रहा हो। समर ने कहा, कल जब तुमने कॉल किया तब तो सब कुछ सही था। अचानक ये सब कैसे हुआ? तुम्हें किसने बांधा और ये औरत कैसे मरी? रौनक कल हुई घटना समर को बताने लगा। तुम्हें पता ही है समर, मैं पिछले 2-3 सालों से
जंगल में रहकर यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहा हूँ। ये तहखाना ही मेरी लेबोरेटरी है, जिसके बारे में सिर्फ वो औरत जानती थी। वो भी जड़ी बूटियों की जानकार थी और मेरी मदद किया करती थी। एक दिन मुझे वो सफलता मिल गई जिसके लिए मैं रात दिन जी तोड़ मेहनत कर रहा था। मैंने ऐसी दवाई बना ली जिसके सेवन से बूढ़ा इंसान भी फिर से जवान हो जाएगा। यही जरूरी बात मैं तुम्हें बताने के लिए मैंने कॉल किया था। ऐसा ही एक कॉल मैंने आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान के प्रमुख को भी किया था। उन्हें भी मैंने यहाँ बुलाया, पर वो बिना पूरी बात जाने यहाँ आने के लिए राजी नहीं हुए। मजबूरन ये गुप्त बात मुझे उन्हें बतानी पड़ी। मैं इसी चेयर पर बैठा आगे की रणनीति की योजना बना रहा था। तभी वो औरत मेरे लिए चाय लाई। मैंने चाय पी। उसके बाद अचानक मेरा सिर घूमने लगा। उसके बाद मैंने खुद को चेयर से बंधा हुआ पाया। वो औरत मेरे सामने खड़ी हुई थी। उसने मेरी बात सुन ली थी। दवाई का रहस्य वो जान गई थी। वो मुझसे दवाई मांगने लगी। मैंने कहा भी कि अभी इंसानों पर प्रयोग नहीं किया है, उसके लिए मुझे अनुमति लेनी होगी। मैंने उसे यकीन भी दिलाया कि ये दवाई मैं उसे जरूर दूंगा, बस कुछ समय और इंतजार कर ले। पर वो नहीं मानी और उसने मेरे लेबोरेटरी में रखी सारी दवाई खा ली। दवाई खाने के कारण अचानक उसके शरीर का रंग सफेद हो गया। उसकी आंखें अंदर धंस गई। वो झटपटाने लगी। मैं बंधा हुआ था, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और मेरी आंखों के सामने ही वो तड़पते हुए मर गई। रौनक की आप बीती मेरे अलावा कोई और भी सुन रहा था और वो थी तहखाने की सीढ़ियों पर खड़ी हुई वो औरत। अब भी वो भयानक लग रही थी, पर उसकी आंखों में अपनी गलती का पछतावा साफ झलक रहा था। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो हम दोनों को क्रोध से देखने लगी। उसकी लाश फर्श पर थी। लालटेन का केरोसिन फैलकर उसकी लाश तक आ गया था। जैसे ही वो हमला करने के लिए रौनक पर झपटी, समर ने केरोसिन की धार पर लाइटर जलाकर फेंक दिया। हल्की सी चिंगारी पाते ही केरोसिन ने आग पकड़ ली। लाश धू धू करके जलने लगी और उसी के साथ वो खौफनाक औरत भी आग के धुएं के साथ हवा हो गई। रौनक और समर तहखाने से बाहर आ गए। खौफ की वो रात बीत चुकी थी। सुबह होने वाली थी। रात को भयावह दिखने वाला वो जंगल अब सुंदर लग रहा था। समर हंसकर रौनक से बोला, यार कोई ऐसी दवाई भी बना जो जवान लोगों को फिर से जिंदा कर दे। तेरी जवानी वाली दवाई के चक्कर में मैं तो मर ही जाता। इतना कहकर समर और रौनक दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब सुनते हैं होली से जुड़ी हमारी भूतिया कहानी। राहुल, सुमित, गौरव, प्रीति और रिया गाड़ी को फुल स्पीड में चलाते हुए पर्वत पहाड़ों को पार करते हुए धीमे धीमे बर्फबारी के रास्ते पर तिम्मत घाटी की ओर जा रहे थे। गाड़ी में गाने चल रहे थे। फुल एंजॉयमेंट के साथ बिना मस्ती रुके वो लोग अपने सफर का मजा ले रहे थे। गौरव सुमित से कहता है, और कितना टाइम लगेगा? तूने तो कहा था कि हम 8 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तो 9 बजने को आ रहे हैं। हम लोग अभी तक वहां नहीं पहुंचे। तभी सुमित ने कहा, बस थोड़ा और टाइम लगेगा, तिम्मत घाटी आने ही वाली है। उसके बाद वो पर्वत पहाड़ों को पार करते हुए सुबह के ठीक 9:30 बजे तिम्मत घाटी पहुंच जाते हैं। उनकी गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुकती है। वो होटल काफी पुराना लग रहा था। उसे देखकर रिया कहती है, यार ये होटल दिखने में तो काफी सुंदर है, पर कुछ ज्यादा ही पुराना नहीं लग रहा। तभी सुमित ने कहा, अरे छोड़ ना, पर्वत पहाड़ वाली जगह पर ये होटल भी मैंने कितनी मुश्किल से बुक किया है। ऐसे पहाड़ी इलाकों पर रहने के लिए इतनी जगह मिल गई, ये ही काफी है। और ऐसे पुराने होटल में स्टे करने का अलग ही मजा है। ऐसी पुरानी जगहों पर रुककर कैसा लगता है ये भी तो पता चले। उसके बाद सुमित गाड़ी को लॉक कर देता है और वो लोग होटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही प्रीति रिया से कहती है, देख रिया,
ये होटल सिर्फ बाहर से ही पुराना लग रहा था, अंदर तो कितना सुंदर है। होटल के अंदर काफी सुंदर और आलीशान चीजें रखी हुई थी। उसके बाद वो पांचों अपने अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने लगते हैं। करीब 1-2 घंटे बाद वो नीचे खाने की टेबल पर मिलते हैं। वो सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में राहुल सबसे कहता है, पहाड़ों की होली तो कितनी मस्त होती है, पर यहाँ तो सब कुछ इतना सुनसान सा है। होली सेलिब्रेट नहीं करते क्या यहाँ लोग? आसपास होली जैसा कोई माहौल ही नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों को होली के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर वो होटल के वेटर को बुलाते हैं। वो वेटर से कहते हैं, अपने मैनेजर को बुला के लाओ। तभी वो वेटर कहता है, सर मैंने तो आपको अच्छे से ही सर्व किया है, क्या हुआ, आप मैनेजर को क्यों बुला रहे हैं? तभी सुमित कहने लगा, अरे हम तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहे हैं, बस मैनेजर से कुछ और बात करनी है। तुम घबराओ मत और मैनेजर को बुला के लाओ। फिर वो मैनेजर को बुला कर लाता है। मैनेजर उनसे पूछता है, हाँ बताइए क्या बात है? इस तिम्मत घाटी में लोग होली नहीं मनाते क्या? आसपास इतना सन्नाटा क्यों है? तभी वो मैनेजर कहता है, इसके बारे में बात ना करे तो ज्यादा सही होगा। राहुल पूछता है, पर ऐसा क्यों? मैनेजर बोला, देखिए मैं इस बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकता। रिया ने कहा, अरे पर हम जानना चाहते हैं, क्या इस घाटी का कोई पुराना रहस्य है? लेकिन मैनेजर कहने लगा, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। और इतना कहकर वो मैनेजर वहाँ से चला गया। फिर वो पांचों दोस्त डिसाइड करते हैं, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर यहाँ रहने वाले लोगों से ही पूछ लेंगे, आखिर ये लोग होली क्यों नहीं मनाते। अब वो लोग वहाँ रहने वाले लोगों से पूछने लगे। कोई कहता मुझे नहीं पता, कोई कहता मैं तो अभी अभी यहाँ रहने आया हूँ, कोई कहता इस बारे में बात मत करो, इस बारे में कुछ ना ही पता करो तो बेहतर है, घूम फिर कर वापस अपनी जगह लौट जाओ और इस राज से जितना दूर रहो उतना ही तुम लोगों के लिए अच्छा है। उसके बाद वो लोग वापस होटल में आ जाते हैं। होटल में आकर वो पांचों एक दूसरे से बात करते हैं कि आखिर इस घाटी का राज है क्या, कोई उसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहता। होली खेलने या होली का दहन करना तो बहुत दूर की बात है, पर ये लोग तो होली का नाम लेने से भी डर रहे हैं। तभी प्रीति कहती है, यार हो ना हो कोई इंटरेस्टिंग कहानी जरूर होगी और मुझे तो इसके बारे में जानने की बहुत इच्छा हो रही है। तभी वो पांचों डिसाइड करते हैं कि इस राज के बारे में वो बाद में पता लगाएंगे। अभी चलते हैं और होली का दहन करने के लिए कुछ लकड़ियाँ और सामान खरीदते हैं, और कोई नहीं तो हम तो हमारा होली का दहन जरूर करेंगे। और ये सोचकर वो लोग लकड़ियों का बंदोबस्त करने के लिए अपनी कार लेकर निकल जाते हैं। शाम के करीब 6 बज रहे थे। वो लोग अपनी कार से जा ही रहे थे कि तभी उन पांचों को दूर से कुछ आग जलती हुई नजर आई और वहां से धुआं उठ रहा था। ये देखकर उन पांचों ने कार वहीं रोककर कार से नीचे उतर गए। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग मिलकर वहां पर होली का दहन कर रहे थे। ये देखकर वो पांचों चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ के लोग तो कह रहे थे कि हम लोग होली नहीं मनाते, तो फिर अब ये लोग होली का दहन कैसे कर रहे हैं। ये सोचते हुए वो पांचों वहां जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक औरत वहां खड़े उन सारे लोगों को आग में धक्का दे देती है। ये देखकर वो पांचों बहुत ज्यादा घबरा गए और वहां से वापस भागकर अपनी कार की तरफ जाने लगे। तभी सुमित ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, ना ही लोग, ना ही वो औरत और ना ही होली का दहन का सामान। ये देखकर सुमित ने उन लोगों से कहा, अरे जल्दी देखो, यहाँ से तो सब कुछ गायब हो गया। सब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो सच में वहां पर कुछ भी नहीं था। वो सारे लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सबको डर लगने लगा। उन्होंने सोचा, क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जल्दी से कार में बैठते हैं। कार में बैठकर सोचेंगे कि आखिर अभी अभी हमने क्या देखा और ये सब क्या हुआ। ये सोचकर वो अपनी कार की तरफ भागने लगते हैं। कार के अंदर बैठते ही उन्होंने देखा कि रिया गायब थी। गौरव ने नीचे उतरकर देखा
तो आसपास रिया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो चारों कार से नीचे उतरे और रिया को ढूंढने लगे, उसे आवाजें लगाने लगे, लेकिन उन्हें रिया का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद वो लोग चारों वापस आकर कार में बैठ जाते हैं। अभी अभी उनके साथ क्या हुआ उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर रिया गई कहाँ? वो लोग यही सब सोच रहे थे कि तभी अचानक राहुल की तरफ खिड़की पर एक खतरनाक लड़की आकर खड़ी हो गई। वो और कोई नहीं बल्कि रिया ही थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। उसे देखकर राहुल बहुत ज्यादा डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि देखो रिया। चारों ने उस तरफ देखा, लेकिन तभी रिया कांच पर जोर जोर से मारने लगी। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इतनी जोरदार चीख मारी कि खिड़की का कांच टूट गया। उसके बाद रिया अंदर घुस के राहुल का गला दबाने लगी। फिर अचानक रिया बेहोश हो जाती है। वो सारे दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद वो रिया को उठाते हैं, कार में बिठाकर वो उसे होटल ले जाते हैं। होटल पर उसे बेड पर सुलाते हैं, लेकिन रिया अभी तक बेहोश थी। उन चारों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। वो चारों सोचते हैं कि अगर रिया दोबारा होश में आने पर ऐसी हरकतें फिर से करने लगी तो हम क्या करेंगे। ये सोचकर वो लोग रिया को होश में आने से पहले ही एक कुर्सी से बांध देते हैं कि अगर होश में आने पर रिया नॉर्मल रही तो हम उसे दोबारा खोल देंगे, लेकिन अगर वो वापस किसी पर अटैक करने गई तो उससे अच्छा है कि हम उसे पहले ही बांध कर रख दें। उसके बाद वो चारों मिलकर होटल के मैनेजर को सारी बात बताते हैं। वो मैनेजर उनसे कहता है, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा था। ये आपने क्या किया? आपने अपने दोस्त की और अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। अब आप लोग एक काम कीजिए, उस कमरे में सिर्फ रिया को रहने दीजिए। अगर आप लोग उस कमरे में रहे तो वो आपको भी जान से मार डालेगी। और अभी रात काफी हो चुकी है। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, आप सुबह ही जाकर उनसे मिल लेना। सुबह होते ही वो सारे दोस्त मिलकर उस तांत्रिक बाबा से मिलने जाते हैं और तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। उसके बाद वो तांत्रिक बाबा कहता है, उस लड़की को हमारे पास लेकर आओ। और इसके साथ ही तांत्रिक उन लोगों को थोड़ी सी राख देते हैं और कहते हैं कि अगर रिया होश में हो तो वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी। वो चुड़ैल उसे तुम्हें यहाँ तक नहीं लाने देगी। इसीलिए अगर वो होश में हो तो तुम ये राख उस पर डाल देना, वो दोबारा बेहोश हो जाएगी। उसके बाद सुमित और राहुल रिया को लेने के लिए होटल जाते हैं। जैसे ही वो रिया के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो रिया को कुर्सी पर बांध कर गए थे, लेकिन कमरे में पहुंचकर जब उन्होंने देखा तो रिया कुर्सी पर नहीं थी। उसके हाथ पैर भी बंधे हुए नहीं थे, वो नीचे बैठी थी और उनकी तरफ रिया की पीठ थी। जैसे ही वो कमरे में गए तो उन्होंने सुना कि रिया कुछ बड़बड़ा रही थी और जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने लगे वो अचानक से चुप हो गई और उसने पीछे मुड़कर सुमित और राहुल को देखा। वो दिखने में इतनी ज्यादा भयानक लग रही थी कि उसे देखकर सुमित और राहुल वहां से भागने के बारे में सोचने लगे। उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी अचानक रिया अपनी जगह से खड़ी होकर उनकी तरफ भागने लगी। सुमित और राहुल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। रिया उन दोनों का गला दबाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी राहुल ने जल्दी से वो राख लेकर रिया के ऊपर डाल दी। कुछ समय के लिए तो रिया बेहोश हो गई। उसे जैसे तैसे करके उन्होंने कार में बिठाया, लेकिन कार में भी बीच बीच में रिया उन दोनों को मारने की कोशिश करती, चिल्लाने लगती और अपने भयानक रूप में वापस आ जाती। जैसे तैसे करके सुमित और राहुल डरते सहमते हुए रिया को संभालते हुए उन तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। वो तांत्रिक रिया को देखते ही
कुछ राख अपनी मुट्ठी में लेकर मंत्रोच्चारण करते हैं और रिया के ऊपर फेंक देते हैं। रिया अब होश में आ जाती है और वो कुछ बड़बड़ाने लगती है। उसके बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो उस तांत्रिक के चेहरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपनी भयानक आवाज में उसे कहने लगती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी उन तांत्रिक बाबा के पास नीचे एक तलवार पड़ी थी। रिया उस तलवार को उठाकर वहां से भाग जाती है और एक एक करके रिया अपने सामने आने वाले हर इंसान को जान से मारने लगती है। उनका सिर धड़ से अलग कर देती है। उसके बाद वो तांत्रिक कहते हैं, अब रिया किसी के भी काबू में नहीं आने वाली। वो इस पूरे गांव से अपना प्रतिशोध लेगी और यहाँ रहने वाले हर एक को अब वो जान से मार डालेगी। अब अगर हम भी उसके सामने गए तो वो हम में से भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक बाबा ने कहा कि उस औरत को बरसों बाद किसी इंसान का शरीर मिला है, जिसमें प्रवेश करके वो यहाँ के सारे लोगों से अपना बदला पूरा कर सकती है और इसीलिए अब वो सबको मौत के घाट उतार कर ही रहेगी। उसकी बरसों की आग अब सबको मार कर ही बुझ पाएगी। फिर गौरव तांत्रिक बाबा से पूछता है, पर आखिर ये औरत है कौन और ये पूरे गांव वालों को क्यों मारना चाहती है? आखिर इसका क्या मकसद है? इसकी क्या कहानी है और उसकी मौत हुई कैसे थी? फिर वो तांत्रिक उन चारों को उस औरत के मौत के पीछे की कहानी बताते हैं। तांत्रिक ने बताना शुरू किया। सालों पहले होली का दिन था। एक औरत जो अपनी झोपड़ी में अकेली रहा करती थी। उस दिन एक सेठ ने होली के त्योहार में कुछ ज्यादा ही भांग पी ली थी और भांग के नशे में उसने उस औरत की झोपड़ी में आग लगा दी। उस दिन सभी लोग होली का जश्न मना रहे थे और वो औरत होली के दिन ही अपने घर में जलकर मर गई और उसे कोई बचा नहीं पाया। उसके बाद उस औरत की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकने लगी और उसने उस सेठ को भी मार डाला। लेकिन अब उस औरत के अंदर प्रतिशोध की आग और ज्यादा बढ़ने लगी और उसने ये फैसला कर लिया कि वो इस गांव में रहने वाले सभी लोगों को मार डालेगी, क्योंकि जब सब लोग होली मना रहे थे तब वो जलकर मर रही थी। उसके बाद से उसने गांव वालों को श्राप दे दिया कि अगर इस गांव में कभी भी होली मनाई गई तो वो गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और तब से इस गांव में होली मनाना तो दूर, होली का नाम लेने से भी लोग कांपने लगे। अब सालों बाद उसे एक इंसान का शरीर मिला है, जिसमें प्रवेश करके वो गांव वालों से अपना बदला ले सके और इसीलिए वो अब इस मौके को जाने नहीं देगी, क्योंकि मैं अपनी अलौकिक शक्ति से ये देख पा रहा हूँ कि तुम बच्चों ने उस घाटी के पास एक दूसरे को रंग लगाया था और यहाँ पर तुमने होली खेली है और इस गांव में सालों से कभी होली नहीं खेली गई थी और शायद इसीलिए तुमने उस होलिका दहन के छलावे को भी देखा था और इस मौके का फायदा उठाकर उसने तुम्हारी एक दोस्त के शरीर को अपना शिकार बना लिया। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें उस औरत से मुक्ति चाहिए तो हमें उस औरत को अब हमेशा के लिए खत्म करना होगा और एक बार फिर उसे शरीर सहित जलाना होगा। अभी वो रिया के शरीर में है। इसका मतलब है कि अगर रिया का शरीर भी जल जाएगा तो उसी के साथ उस औरत की आत्मा भी हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। लेकिन उसके लिए रिया का मरना बहुत जरूरी है। तांत्रिक बाबा ने आगे बताते हुए कहा, वो औरत अपने घर में अकेली रहा करती थी। उसका कोई भी नहीं था। हर साल वो खुद ही अपने घर के बाहर होलिका दहन करती थी और वहाँ थालियों में कुछ रंग रखती थी। होलिका दहन समाप्त करने के बाद वो अपने हाथों से गांव वालों को तिलक करती थी, उन्हें रंग लगाती थी। होली का त्योहार उसे बहुत पसंद था, इसीलिए हमें उसे मुक्त करने के लिए वही सारे रंग, थालियां और होलिका दहन का सारा सामान एकत्रित करना होगा और एक आखिरी बार उसके सामने होली की सारी सामग्री रखकर उसकी वो इच्छा भी पूरी करनी होगी। ये सब सुनकर वो चारों दोस्त रोने लग जाते हैं।
क्योंकि ये सब करके वो उस औरत से तो मुक्त हो जाएंगे और गांव वाले भी शायद उस औरत की आत्मा से मुक्त हो जाए, लेकिन वो अपनी दोस्त रिया को खो देंगे। वो चारों उस तांत्रिक से कहने लगते हैं, बाबा हमारी दोस्त को बचा लीजिए, हम अपनी दोस्त को खोना नहीं चाहते। तभी वो तांत्रिक बाबा कहते हैं, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, तुम्हारी दोस्त को मरना ही होगा। उसके बाद वो चारों दोस्त अपने दिल पर पत्थर रखकर ये स्वीकार कर लेते हैं कि अब हम रिया को तो नहीं बचा सकते, पर हमारी वजह से ये जो इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है और इतने गांव वालों की जान गई है, उसे हमें ही सही करना होगा। अब जो बाकी के गांव वाले बच गए हैं, उनकी जान नहीं जानी चाहिए, उन्हें हमें बचाना ही होगा और हमारी गलती की सजा यही है कि हमें रिया की कुर्बानी देनी होगी। उसके बाद वो तांत्रिक और चारों दोस्त मिलकर उन बाकी सारे गांव वालों को एक जगह एकत्रित करते हैं। पूरे गांव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, कई सारी मौतें हो गई थी, कहीं सर पड़े थे तो कहीं धड़। रिया में जो औरत प्रवेश कर चुकी थी वो सबको बहुत बेरहमी से मार रही थी, उनके खून से वो अपने शरीर को रंग रही थी। पूरे गांव में हर जगह बस खून ही खून पड़ा था, जैसे मानो यहाँ खून की होली खेली गई है। उसके बाद वो तांत्रिक बाबा उन सभी गांव वालों को और उन चारों दोस्तों को एक जगह खड़ा करते हैं और मंत्रोच्चारण करते हुए एक रेखा खींच देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोगों को इस रेखा से बाहर नहीं आना है। एक बार अगर आप इससे बाहर आ गए तो दोबारा इसके अंदर नहीं जा पाओगे। और फिर वो तांत्रिक भी एक घेरा बनाकर उसके अंदर बैठ जाता है। उस तांत्रिक ने वहां पर होलिका दहन की सारी सामग्री रख दी थी और उन लकड़ियों में भी आग जला दी थी और वहां पर कई सारी थालियों में रंग पड़े थे। उसके बाद रिया गांव वालों को ढूंढते हुए उनका शिकार करने के लिए उस जगह पर आ जाती है। थाली में सजे रंगों को देखकर, लकड़ियों को जलते हुए देखकर रिया आकर्षित होने लगती है। वो जैसे ही रंगों को हाथ लगाती है वो सब खून के रंग में बदल जाते हैं। उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो कभी चिल्ला चिल्ला कर हंस रही थी तो कभी जोर जोर से रो रही थी। उसके चिल्लाने से तांत्रिक के पास जितना भी पानी था वो सब खून में बदल जाता है। गांव वाले और वो चारों दोस्त ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद वो तांत्रिक रिया से कहने लगता है, देखो तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन तुमने इतने सारे मासूमों की जान लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अब तुम्हारा कहर बहुत हुआ, अब तुम इस अग्नि में प्रवेश करो और हमेशा के लिए इस गांव को मुक्त कर दो। तभी रिया चिल्लाने लगती है, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। लेकिन वो तांत्रिक बार बार रिया से कहता रहता है, उसे उकसाता है कि अग्नि में प्रवेश करो और चली जाओ यहाँ से। तभी अचानक रिया की आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं और वो प्रीति, सुमित, राहुल और गौरव से कहती है, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो ना, ये औरत मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। प्रीति, तू तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, तुम लोग मुझे इस औरत के हवाले क्यों कर रहे हो? ये मुझे जान से मार डालेगी। तभी प्रीति भावनाओं में बहकर जोर जोर से रोने लगती है और उस रेखा के बाहर निकलने लगती है। सुमित, गौरव और राहुल उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, प्रीति ये बस उस चुड़ैल का छलावा है, वो तुम्हें मार डालेगी, वो हमारी रिया नहीं है, तुम उसके पास मत जाओ। वो तांत्रिक भी प्रीति को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीति किसी की भी कोई बात नहीं सुनती और वो कहती रहती है, नहीं, मैं अपनी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ूंगी, वो मुझे बुला रही है, मुझे उसे बचाना होगा। जैसे ही प्रीति रिया के पास जाने लगती है, तभी उसने देखा कि रिया जोर जोर से हंस रही थी। उसकी इतनी भयानक हंसी को देखकर प्रीति ये बात समझ गई थी कि ये रिया नहीं
वो भयानक चुड़ैल ही है और अब वो उसे जान से मार डालेगी। प्रीति के लिए वापस उस रेखा के पार जाना संभव नहीं था और सामने वो भयानक चुड़ैल उसे मारने के लिए खड़ी थी। तभी प्रीति रिया के पास जाती है और डरते डरते वो रिया को एक जोरदार धक्का मार देती है ताकि रिया उस आग में गिर जाए। उसके बाद वो चुड़ैल बौखला जाती है और तभी अचानक वो प्रीति का भी हाथ पकड़ लेती है और रिया और प्रीति दोनों उस आग में जलकर मर जाती है और उस चुड़ैल की आत्मा भी उस गांव से हमेशा के लिए चली जाती है। वो गांव तो उस भयानक चुड़ैल से मुक्त हो गया था, लेकिन उस चुड़ैल से मुक्ति के लिए 2 लोगों को और न जाने कितने ही गांव वालों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी थी। अब गांव वाले उस श्राप से तो मुक्त हो गए थे, लेकिन होली के दिन ही इतने सारे लोगों की एक साथ जान जाने से पूरे गांव वालों को एक सदमा लग चुका था और इसी गम में उन लोगों ने दोबारा कभी होली मनाई ही नहीं और वो तीनों दोस्त भी अपने दिल में दर्द लिए वहां से चले गए और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कभी होली नहीं मनाई। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन दोनों में से आपको कौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लगी जरूर कमेंट कीजिए। वैसे मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप अपनी हॉरर स्टोरीज भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।